जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों, तक कैसे हैं। चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहाँ होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ओके, तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चनों को लेकर के हम आए हैं। तो क्वेश्चन आपके समक्ष है, ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है। आप बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेके आए हैं, आधुनिक भारत से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बनेगा व्याख्या के साथ। ओके, तो अगर आपको आंसर दिखाई दे तो वो पर ध्यान मत दीजिएगा, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, कैसे कि आंसर भी साथ में रखे हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष होगा कि मुगल सम्राट द्वारा जो नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था। आपको बताना है कौन था अंतिम गवर्नर। ओके, तो ये थे मुर्शिद कुली खां था। कौन था? मुर्शिद कुली खां। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो मुर्शिद कुली खां। आइए जरा अब मुर्शिद कुली खां के बारे में हम लोग जाने। मुर्शिद कुली खां, देखिए बंगाल के स्वतंत्र भारत के संस्थापक जो है ना, उस मुर्शिद कुली खां थे। कौन? बंगाल के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक थे। इसने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था। क्वेश्चन भी यही है कि ढाका से अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद ले जाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो मुर्शिद था। देखिए मुर्शिद कुली खां था, मुर्शिदाबाद बसा दिया ले जा करके। मुर्शिद कुली खां को सर्वप्रथम 1717 ईस्वी में फर्रुखसियार द्वारा बंगाल का अंतिम गवर्नर यानी सूबेदार नियुक्त किया गया था। अब ये क्वेश्चन भी पूछेगा कि बताइए बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, अंतिम गवर्नर कौन था बंगाल का? तो वो था कौन? मुर्शिद कुली खां था। नियुक्त कौन किया था? तो फर्रुखसियार नियुक्त किया था। ओके, तो ये बना इतना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अरे लग गया है का? निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? चिलियावाला का युद्ध। अब मत कहेगा कि जालियावाला बाग वाला, वो नहीं है, ये चिलिया वाला है। डलहौजी के विरुद्ध मराठे? नहीं। खुर्दा का युद्ध निजाम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी? जी नहीं। वांडीवास का युद्ध जो हुआ था वो फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी किया था। ये ऑप्शन नंबर सी इट इज राइट आंसर है। आइए जानते देखते हैं इनके बारे, इस सब के बारे में। देखिए चिलिया वाला जो युद्ध हुआ था, ये आपका चिलिया वाला युद्ध हुआ था 13 जनवरी 1849 ईस्वी को। 13 जनवरी 1849 ईस्वी को। और आपको जालियावाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। 13 कॉमन मिल रहा है। अंग्रेजों और सिखों के बीच हुआ था। चिलिया वाला युद्ध किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और सिख के बीच में हुआ था। खुर्जा का युद्ध, खुर्जा का जो युद्ध हुआ था 1765 ईस्वी में निजाम और मराठा के बीच हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा कि खुर्जा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो निजाम और मराठा के बीच। कब? 1765 ईस्वी में। ओके। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो 22 जनवरी 1760 ईस्वी को। किसके बीच? अंग्रेज और फ्रांसीसी सेना के मध्य हुआ था। तथा बक्सर का युद्ध सबसे इंपॉर्टेंट हो गया 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेज कैप्टन हेक्टर मुनरो के मध्य हुआ था। किसे? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेज के बीच जो कैप्टन था वो मुनरो, हेक्टर मुनरो, उसी के बीच हुआ था। ओके, तो एक क्वेश्चन से इतना क्वेश्चन बना। आइए देखते हैं आगे। आगे आपको दिखाई दे रहा है कि मुर्शिद कुली खां ने ढाका से अपनी राजधानी कहां स्थानांतरित किया था? तो ये तो जस्ट ऊपर क्वेश्चन मिला था, तो इस बीच मुर्शिदाबाद। कहां स्थानांतरित किया था? मुर्शिदाबाद। ओके, आइए देखते हैं जरा। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद यानी मकसूदाबाद, मुर्शिदाबाद को मकसूदाबाद भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, स्थानांतरित कर दिया। मुगल बादशाह फर्रुखसियार ने उसे नासिर जंग की उपाधि दिया था। अब नया इसमें मिल गया कि नासिर जंग की उपाधि किसको मिला था? तो फर्रुखसियार, मुर्शिद कुली खां को मिला था। कौन दिया था? तो फर्रुखसियार विभूषित किया। मुर्शिद कुली खां को दक्षिण भारत का टोडरमल भी कहा जाता है। मुर्शिद कुली खां को दक्षिण भारत का, साउथ का टोडरमल कौन है? तो साउथ का टोडरमल आपको किसको कहा जाता है? मुर्शिद कुली खां को। साउथ का टोडरमल किसको कहा जाता है जी? तो मुर्शिद कुली खां को। ओके, आइए देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपको समझ, किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? कौन सा शासक था जो ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया था? दीवानी
तो ये थे शाह आलम द्वितीय। कौन था? शाह आलम। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी प्रदान किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी दे दिया था किसको? शाह आलम द्वितीय को। ओके, आइए जानते हैं आगे। शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि के तहत क्या किया था? ब्रिटिश कंपनी संरक्षण स्वीकार करने पड़ी और इसे इलाहाबाद में रखा गया था। कंपनी द्वारा अवध के नवाब से कारा एवं मानिकपुर ले लिया गया और उसे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को क्या किया गया था? सौंप दिया गया था 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने, मुगल बादशाह जो शाह आलम द्वितीय था, इसने अपने फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा दीवानी अस्थायी रूप से प्रदान कर दी थी, परमानेंट रूप से दे दिया। इसके पश्चात कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन स्वीकार किया और कंपनी कहा कि हाँ चलो बंगाल, बिहार, उड़ीसा हमको दे दो और हम तोरा क्या करेंगे? तोरा 26 लाख रुपया सालाना देंगे और चुपचाप ऐश करना, कौनो टेंशन मत लेना, हम सबका जिम्मेवारी संभाल लेगा। बात समझे? आइए 26 लाख रुपया पर मान गया कौन? ये शाह आलम द्वितीय। ओके, आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी जी? लाहौर। कहाँ? लाहौर थी। ओके, महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। शेर पंजाब के नाम से प्रसिद्ध थे कौन? रंजीत सिंह। महाराणा रंजीत सिंह को क्या कहा जाता था? शेर पंजाब। शेर पंजाब किसे कहा जाता था? महाराणा रंजीत सिंह को। सन 1799 ईस्वी में लाहौर पर अधिकार कर लिए और उसे अपनी राजधानी बनाए थे। लाहौर को राजधानी कौन बनाए थे? तो बनाए थे आपका रंजीत सिंह। इनको क्या कहा जाता था? शेर पंजाब कहा जाता था। ओके, उन्होंने 1802 ईस्वी में अमृतसर को भी भंगी मिसल से छीन लिया था। किससे? भंगी मिसल से अमृतसर को भी छीन लिया था। अमृतसर के बारे में आप लोगों को पता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इस प्रकार जो पंजाब की राजनीतिक राजधानी जो लाहौर थी और धार्मिक जो राजधानी अमृतसर थी, ये दोनों ही उनके अधीन हो गई थी। 12 अप्रैल 1801 ईस्वी को रंजीत सिंह ने महाराजा की उपाधि धारण किए थे। 1801 ईस्वी में रंजीत सिंह को महाराजा का उपाधि मिला। ओके, आइए देखते हैं आगे। अमृतसर की संधि कब हुई थी? अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो ये 1809 ईस्वी में हुई थी। अमृतसर की संधि कब हुई थी? 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई थी। अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को महाराणा रंजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि चार्ल्स मेटकफवा के बीच हुआ था। चार्ल्स मेटकफवा के बीच और महाराणा रंजीत सिंह के बीच में हुआ था कौन संधि? तो वो संधि का नाम था आपका अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि किसके बीच हुआ? महाराणा रंजीत सिंह और मेटकॉफ के बीच हुआ। कब? 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को हुई थी। इस संधि के प्रमुख कौन? इस संधि के प्रमुख बिंदु क्या क्या था? इस संधि में इस समझौता में इस मतलब ये जो वार्तालाप हुआ, ये बात जो हुआ, इसमें क्या क्या रखा गया? तो सतलज नदी को दोनों राज्यों की सीमा मान लिया गया। सतलुज जो नदी है उसको दोनों राज्य का क्या मान लिया गया? सीमा मान लिया गया। सतलज के पूरब के रियासतों अंग्रेजों के अधीन हो गई। लुधियाना में एक अंग्रेजी रेजिमेंट रखी गई ताकि रंजीत सिंह अंग्रेजों पर आक्रमण न कर सके और एक रेजिमेंट को रख दिया कि रंजीत सिंह आक्रमण न करे। ओके, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92, ठीक है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1798 में नहीं हुआ था। यही क्या है आपका? सुमेलित सही नहीं है। आइए जानते हैं थोड़ा डिटेल। निभाना पड़ेगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में हुआ था, ठीक है। यह युद्ध जानते हैं 4 अप्रैल 1769 में मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। मद्रास की संधि हुआ और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध क्या हुआ? खत्म हो गया, द्वारा समाप्त हुआ। इसके द्वारा अंग्रेज गवर्नर वेरेल्ट्स था उस समय। इस दौरान अंग्रेज कौन गवर्नर था? वेरेल्ट्स था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ 1780 से लेकर 84 ईस्वी तक चला। यह युद्ध जो था मार्च 1784 में मंगलौर की संधि द्वारा इसको समाप्त किया गया था। प्रथम जो मैसूर आंग्ल युद्ध हुआ वो मद्रास की संधि द्वारा स्थिर हुआ, माने रुक गया, और दूसरा जो था मंगलौर की संधि द्वारा समाप्त हुआ। इस समय कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर था, गवर्नर जनरल, ठीक। और तृतीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जबरा दुखा रही,
90 से 92 तक चला। यह युद्ध 1792 ईस्वी की श्रीरंगपट्टनम की संधि से खत्म हुआ। ये किसी से? श्रीरंगपट्टनम। दूसरा कौन? मंगलौर की संधि, ठीक ना, समाप्त हुआ। इस समय कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। तीसरा जो मैसूर, आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ ना, तो तीसरा में कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। दूसरा में कौन था? वारेन हेस्टिंग्सन था। ओके। चतुर्थ आंग्ल मैसूर 1799 ईस्वी में हुआ, जो कि वो गलती दिया था 90, ठीक ना। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली था, और उस चौथा जब हुआ था तो वेलेजली था। यह एक निर्यातक युद्ध था जिसमें मैसूर की हार हुई। आगे देखेंगे, भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की अगर बात कहा जाए तो वो कौन थे? तो ये थे आपका सी राजगोपालचारी थे। कौन थे? सी राजगोपालचारी। भारत के, स्वतंत्र भारत के प्रथम, मतलब भारत के अगर कहा जाए तो भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालचारी थे। आइए जरा सी राजगोपालचारी के बारे में हम लोग तो नहीं जान ले। देखिए, चक्रवर्ती, सी राजगोपालचारी मतलब चक्रवर्ती राजगोपालचारी। ये चक्रवर्ती राजगोपालचारी, जिनको राजा जी के नाम से भी जाना जाता है, राजा जी, ठीक है ना। सी राजगोपालचारी को क्या कहा जाता है? राजा जी। वे स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल थे, और स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम, ठीक ना, गवर्नर थे, एवं भारतीय गवर्नर जनरल थे। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल थे, और द्वितीय गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के, ठीक। वे दक्षिण भारत में कांग्रेस के प्रमुख नेता थे, साउथ में ये प्रमुख नेता थे। वर्ष 1937 ईस्वी में हुए प्रांतीय चुनाव में वे मद्रास प्रांत के प्रधानमंत्री भी चुने गए थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था, और स्वतंत्र भारत के प्रथम अगर गवर्नर जनरल की बात कहा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन था। लेकिन अगर भारतीय के पूछा जाए तो कौन थे? कौन थे? सी राजगोपालचारी राजा जी थे। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा शुरू किया था? कौन सा कंपनी था? तो ये था ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। कौन? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ये कंपनी जो था सबसे पहले रेल यात्रा शुरू किया था, ठीक ना। आइए जरा जान ले, 1853 ईस्वी में कब? मुंबई से थाने चला था, ठीक ना। बंबई के बोरी बंदर स्टेशन से थाने के मध्य में भारत में सर्वप्रथम रेल की यात्रा शुरू हुई थी, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा। कौन रेलवे द्वारा? ये मतलब ये क्या था? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। रेलों के निर्माण और विकास के लिए निजी कंपनियों को मुफ्त भूमि दी गई। प्लीज, कंपनियों में मुक्त भूमि दी गई कि लो फेरी में अपनाओ, रेल के डिब्बे बनाओ, इंजन बनाओ सब, और उनके द्वारा लगाई गई पूंजी पर 5% का ब्याज दिया गया, और 5% का ब्याज दिया। लॉर्ड डलहौजी इसी के शासन में चला, जो 48 से लेकर 56 तक रहा था इसका कार्यकाल में। भारत में रेलवे जानते हैं क्या क्या चालू हुआ था? ये लॉर्ड डलहौजी है, डलहौजी लॉर्ड है, खाली लॉर्ड नहीं है, डलहौजी है। रेलवे शुरू किया था, विद्युत तार, डाक सुधार किया था, एवं चार्ल्स वुड का डिस्पैच यानी उच्च शिक्षा लागू भी किया था। अच्छा काम किया था, है ना। चाहिए, बढ़िया आदमी था। बाकी जानते हैं हड़प नीति भी लगाया था, हड़प ले रहा था सबको, बात समझे। सब राज हड़प नीति ये लगा करके रखा था। क्या कीजिएगा, बुराई के साथ साथ अच्छाई भी था। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम वायसराय जो था वो कौन था? माउंटबेटन था। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम वायसराय। ओके, ये देखते हैं। तब भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। उसी के शासनकाल में 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया था। 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ये माउंटबेटनवा उस टाइम जो अंतिम वायसराय था, भारत का अंतिम वायसराय था। ओकरा बाद खिस्सा खत्म, झोरा झोरी उठा के पेटा पेट उठा कर रेल प्रस्तुत किया गया। 15 जुलाई को वह बिना किसी संशोधन को के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पारित कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों का निर्माण हुआ। इसी के माउंटबेटन के चलते भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्र बना। ओके, किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? दास प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड
एलन बरो, लॉर्ड एलन बरो किसको जाता है? लॉर्ड एलन बरो को जाता है। देखिए गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो, इसका जो था अब 1842 से 44 तक था। ये 1843 ईस्वी के एक्ट 5 द्वारा भारत में दास प्रथा का उन्मूलन किया था। दास प्रथा समझ रहे ना? तो दास प्रथा मतलब कि दास मतलब गुलाम, उन्मूलन कर दिया। उन्मूलन कर दिया मतलब कि हटा दिया। कब? 1843 में। कौन हटाया? एलन बरो। कार्यकाल को कुशल आक्रमणता के नीति का काल भी इसको कहा जाता है। इसके समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त किसके शासनकाल में हुआ था? एलन बरो के शासनकाल में हुआ था। 1843 का एगो एक्ट बनाया, एक्ट 5, और इसी के द्वारा दास प्रथा को क्या किया? उन्मूलन कर दिया, समाप्त। भारत में स्थानीय स्वशासन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो स्थानीय स्वशासन को शुरू करने वाला था रिपनवा था। कौन था? लॉर्ड रिपनवा था। ठीक ना? ये रिपनवा जो था ये क्या किया था कि स्थानीय स्वशासन का शुरुआत किया था। ठीक ना? देख लीजिए लॉर्ड रिपन 1880 से 84 ईस्वी तक था। ये भारत का सबसे लोकप्रिय गवर्नर रहा। ये सबसे लोकप्रिय गवर्नर जनरल कौन रहा? लॉर्ड रिपन। इसके सुधार कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य जानते हैं? स्थानीय स्वशासन है, जो 1882 में खत्म किया। इसके शुरुआत किया था। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय बोर्ड बनाए गए तथा जिलों में जिला उप विभाग तहसील बोर्ड बनाने की योजना बनाई गई। नगरों में नगर पालिका का गठन किया गया। इस संस्थाओं में गैर सरकारी सदस्यों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित की गई। ओके। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? बॉस से बैन करना। तब विलियम बेंटिंक था। कौन था? विलियम बेंटिंक। किनके साथ मिल करके? राजा राम मोहन राय के साथ मिल करके, माने राजा राम मोहन राय इन्हीं के साथ मिल करके क्या कि सती प्रथा को खत्म किए। सती प्रथा जैसा कुप्रथा जो था, गलत प्रथा था, इसको खत्म कर दिया गया। ठीक ना? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। गवर्नर जनरल भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक, जो 28 से लेकर 35 तक ले रहा। ठीक। इसने 1829 ईस्वी में नियम 17 द्वारा विधवाओं को सती होने को प्रतिबंधित कर दिया। आरंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में, तत्पश्चात इसे पूरे भारत में लागू कर दिया गया। पहले शुरू कहाँ से किया? पहले शुरू किया बंगाल प्रेसिडेंसी से, उसके बाद पूरे भारत में लागू हो गया ये सती प्रथा वाला। ठीक ना? तब बॉस से बेंटिंक या बॉस से बैन कर दिया। ओके, चलिए अबे इसका नाम तितली है। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित था? ये किससे था? टॉमस मुनरो। जानते हैं ये कथी से था? रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। कथी से था? रैयतवाड़ी बंदोबस्त से था। सर टॉमस मुनरो रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया था। ओके, आइए देखते हैं इसके बारे में जरा डिटेल। सर टॉमस मुनरो वह कर्नल रीड को रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता कहा जाता है। ये रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता कौन है? मुनरो। देखिए रैयतवाड़ी रॉस मुनरो, तब मुनरो रैयतवाड़ी व्यवस्था, मुनरो रैयतवाड़ी व्यवस्था समझ में आ गया कि ना? मुनरो रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक ना? इस व्यवस्था में भूमिदान, भूमि का स्वामी होता था। भूमिदार जो होता था वो क्या होता था? भूमि का स्वामी, जो सरकार को भूमि कर देने के लिए उत्तरदायी होता था। सरकार को क्या करता था? भूमि पर कर देता था। सबसे पहले कर्नल रीड ने 1792 ईस्वी में मद्रास और 12 महल क्षेत्र में इस व्यवस्था को लागू किया था। कौन? कर्नल रीड जो था ये सबसे पहले मद्रास और 12 महल में क्षेत्र में इसको लागू किया था। कौन? रैयतवाड़ी व्यवस्था। मुनरो रैयतवाड़ी व्यवस्था को जन्मदाता इसको कहा जाता है। ठीक ना? भू राजस्व संबंधी आरंभिक प्रयोगों का पश्चात 1820 ईस्वी में इसे मद्रास, बंबई और असम के अधिकांश भागों में क्या किया? पूरा के पूरा इसको लागू कर दिया रैयतवाड़ी व्यवस्था में ब्रिटिश भारत का 51% क्षेत्र आता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में ब्रिटिश से जो था भारत का 51% क्षेत्र में आता था। ओके, ये देखते हैं आगे। ये महलवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू किया गया था? तब महलवाड़ी व्यवस्था जो था ये आपका पंजाब में था। कहाँ था? पंजाब में था। महलवाड़ी व्यवस्था कहाँ था? पंजाब में था। ओके, महलवाड़ी व्यवस्था का सूत्रपात आपका सबसे पहले हाल्ट मैकेल जी
1819 ईस्वी द्वारा किया गया था, ठीक ना। इस व्यवस्था में भूमि कर की इकाई कृषक का खेत नहीं अपितु ग्राम अथवा महाल होता था, ठीक ना। ग्राम के लोग सम्मिलित रूप से भूमि कर देने के लिए उत्तरदायी होते थे। इसमें किसमें, महलवाड़ी व्यवस्था में क्या करता था लोग कि गांव के जो लोग थे उस सम्मिलित रूप से भूमि कर देते थे, भूमि जो होता था उस पर टैक्स देते थे, लिख के लिए उत्तरदायी थे। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश था, मध्य प्रदेश और पंजाब आदि क्षेत्र शामिल थे। महलवाड़ी व्यवस्था जो था ये ब्रिटिश भारत के 30% क्षेत्रों में था। वो 51 था, ये कितना था, 30। 1833 ईस्वी में मार्टिन वर्ड द्वारा पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्रों तथा पंजियों का प्रयोग किया था, ठीक ना। ओके, देखेंगे आगे कितने मिनट का वीडियो हुआ। आगे फिर वीडियो में लेकर के 20 मिनट के और वीडियो लेकर के हम आएंगे, तो इस चीज़ को खत्म, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर के रखे हैं, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड गुड बाय।